नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सुबह की क्या है सुर्खियां, हमारे साथ सहयोगी मदन भी हैं और बताएंगे कि क्या है अखबार के पन्नों में, क्या कुछ छपा है और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ नहीं छपा है। खबरों की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, कहीं आपसे कोई खबरें छूट न जाए, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं मदन। देखिए, तमाम अखबारों की जो सुर्खियाँ हैं वो क्या है। गौतम, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो देश में कहा जा सकता है, जो सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में कह लें या राज्य सरकार के विरोध में कह लें, एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जा रहा है आज के दिनों में। जिस तरीके से किसान सड़कों पर दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं और जिस तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए या केंद्र सरकार के विरोध में खड़े हैं, जिस तरीके से वो एक आने वाले दिनों के लिए एक सरकार के लिए चुनौती भी खड़ा कर सकता है। मतलब अभी ये थमने वाला नहीं है। बिल्कुल, अभी देखिए तमाम अखबारों में, क्योंकि मैं आपको बता दूं गौतम, क्योंकि जो कल जो बैठक हुई है, 5वीं दौर की जो बैठक हुई है किसानों की सरकार के साथ, उस बैठक में जो एक अहम चीज था, किसान किसी भी बातचीत पे तैयार नहीं है, क्योंकि उनका सीधा कहना, वो एक बोर्ड लेकर बैठे हुए थे, एक हाथ में तख्ता लेकर बैठे हुए थे। सरकार यस कहे या नो कहे, यस और नो के अलावा हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि चर्चाओं का दौर बहुत हो चुका है। तो अब किसान चाहते हैं कि हमें सिर्फ हाँ या ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब बिल को आप वापस लेते हैं या नहीं? यस या नो इम्प्लीमेंट, नो, कोई कुछ नहीं। मतलब मैं आपको एक चीज और यहाँ बता दूं, जो खबरों के हिसाब से कि सरकार की जो कुछ मांगे हैं, अहम मांगे हैं, इनको लेकर देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे कुछ जो अखबार की सुर्खियां हैं, उस 5 मांगे हैं किसानों की। 5 मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं किस तरह की मांगे हैं। बिल्कुल, और आपको समझना होगा किसान के इस आंदोलन में क्या कुछ खास बातें हैं, वो हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे कि मांगे नहीं मानी तो हम साल भर आंदोलन को है तैयार। बिल्कुल। और इसमें किसान नेताओं ने बैठक छोड़ने की चेतावनी दी। मंत्रियों ने वार्ता जारी रखने के लिए उन्हें मनाया भी, लेकिन कोई नहीं माने। कई दिनों से सड़कों पर हैं, हमारे पास 1 साल की व्यवस्था, मतलब कि वो पूरा 1 साल का व्यवस्था करके चले हैं। उनको पता है कि आंदोलन लंबा होगा। आप सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन में, सिर्फ किसान, बुजुर्ग किसान या सिर्फ मेल पर्सन नहीं है। मैं कल देख रहा था, कल एक 11 साल की बच्ची थी, 11 साल की बच्ची भी उस आंदोलन में कूदी हुई है। उनसे कह रहे थे तुम्हें रात में अगर सोने में डर लगता है, तुम्हें मच्छर काटता होगा, तो कहते नहीं, मुझे मच्छर क्या, आप तो मुझे गोली भी मार देगी सरकार, तो मुझे डर नहीं लगता। तो आप इससे समझ सकते हैं, अगर एक 11 साल का बच्चा अगर ऐसा कह रहा है कि मुझे गोली से भी डर नहीं लगता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये किसान आंदोलन किस स्तर तक जा चुका है। मतलब किसानों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी, सदस्य भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और अब ये आग धीरे धीरे देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर प्रदेश की राजधानी तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि कल तेजस्वी यादव ने बिल्कुल गांधी मैदान के बाहर धरना दिया था। हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके धरना काफी सक्सेसफुल रहा। तेजस्वी यादव का जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, जिस तरह से कल उन्हें रोका गया, तो उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई बयान दिए। तेजस्वी यादव का कहना था कि सरकार डरी हुई है, सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार यहाँ तक कि अभी कुछ आधे घंटे पहले की एक ट्वीट है तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा कि सरकार कायर है, जिस कारण से सामने नहीं आना चाहती है। और हम, जब तक आप हमें धरने से क्या रोकते हैं, आप हमें अगर फांसी भी चढ़ा देंगे तो हम किसानों के लिए फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है तेजस्वी यादव बिहार के अंदर, और बिल्कुल वो एक तरह से एक हल्ला बोल की तरह एक सामने आ चुके हैं। और किसान, और आपको ये बता दूं, एक जानकारी मैं और दे दूं कि कल जब 5वें दौर का जब वार्ता फेल हो चुका है, अब कल भारत बंद का आह्वान है। बिल्कुल। तो अब ये कल आप जान सकते हैं, कल पूरे देश में एक तरह से चक्का जाम की स्थिति बन जाएगी कल। और 9 तारीख को हालांकि सरकार ने इससे कहा, उनको कहा किसानों को कि आप ये भारत बंद ना करें, क्योंकि हम आपको एक प्रस्ताव दे रहे हैं। तो 9 तारीख को प्रस्ताव मिलेगा किसानों को, उसके बाद फिर किसान, लेकिन किसान नहीं माने, किसान बोले नहीं हम तो भारत बंद करेंगे, आप 9 तारीख को प्रस्ताव दीजिए, हम उस प्रस्ताव को देखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। मतलब ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। 8 तारीख को भारत बंद है, इसलिए सोच समझ कर घरों से बाहर निकले, क्योंकि देश की राजनीति गर्म है इस वक्त। और धरना के मामले पर जिसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग, धरना देने पर तेजस्वी सहित 20 नामजद लोगों पर FIR किया गया है, प्रदर्शन के खिलाफ नामजद किया गया है FIR। तो आपको बता दें कि इस वक्त की जो खास सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों में धरना देने पर, धरने की बात हम लोग कर रहे हैं, एक आंदोलन और भी होने वाला है जो डॉक्टरों का है। अच्छा।
ये हाँ, भी ये अब बड़ी बात है। ये जिन- अब जिन लोगों ने- किसान के बाद कह सकते हैं कि अब डॉक्टर भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। उसका कारण है कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है, जिस कारण से अब डॉक्टर जो डॉक्टर हैं सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब हम इसके विरोध में अब हम आंदोलन करेंगे। मतलब डॉक्टर के विरोध में ही हड़ताल करेंगे? नहीं, डॉक्टर सरकार के विरोध में आंदोलन करेगी। सरकार से चाहती है कि वो इस फैसले को वापस ले। मतलब वो नहीं, डॉक्टर नहीं चाहते कि आयुर्वेदिक हाँ, जो है हाँ, ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। डॉक्टर के खिलाफ भी 11 दिसंबर को 12 घंटे तक ये हड़ताल रहेगी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को 12 घंटे तक ये हड़ताल रहेगी। यदि आप मरीज या मरीज के परिजन हैं, अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने के विरोध में लेबर रूम, आईसीयू, इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों के इलाज को हड़ताल से मुक्त रखा गया है। जी, इसके साथ ही कई खबरें हैं जो लगातार इस बीच में केंद्रीय मंत्री और हमारे बिहार भाजपा के जो वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने हैदराबाद के चुनाव को लेकर उन्होंने हैदराबाद की जनता को धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है। गिरिराज सिंह ने तो कल जो AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उनके ऊपर भी करारा हमला किया है। जिसको हम लोग कहते हैं जुमानी हमला किया है। उनका कहना था कि आखिर आप यहाँ पे मैं चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये भाजपा का ना दक्षिण में सर्जिकल स्ट्राइक है। अच्छा, इसलिए मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान जब ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारा था तो उनको हालांकि 5 सीटें भी उनको प्राप्त हुई और 5 सीटों के बाद उनका मनोबल बढ़ गया कि अब मैं आंध्र की राजनीति से निकलकर अब बिहार की राजनीति उत्तर की तरफ आ रहा हूँ। मतलब उत्तर भारत की राजनीति जो राजनीति का गढ़ माना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, ये सब राजनीति के गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे में अब आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल में है और वो पश्चिम बंगाल में भी अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि 20% मुस्लिम वोटर भी, हालांकि हैदराबाद का चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने आसाम और केरला से जो आगामी आसाम और केरला का जो चुनाव होने वाला विधानसभा, उससे वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आसाम और केरला में अपना चुनाव नहीं अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन देखा जाए हैदराबाद का जो चुनाव रहा, निकाय चुनाव अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव बहुत ही रोचक रहा। बिहार चुनाव जिस प्रकार से रोचक बना, उसी प्रकार से जो पूरे देश में कह सकते हैं हैदराबाद बहुत रोचक चुनाव बना। और रोचक चुनाव मैं इसलिए कह सकता हूं इसको क्योंकि पहली बार भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, इन 2 स्टार प्रचारकों को छोड़कर सारे स्टार प्रचारकों को उन्होंने मैदान में उतार रखा था। मैंने कल एक खबर भी लिखा था जेपी नड्डा को लेकर। जेपी नड्डा जी उन्होंने कहा था एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि देखिए, हम जब यहाँ पे प्रचार करने आए तो हैदराबाद के नेता हमसे कह रहे हैं अरे ये तो गली मोहल्ले के लोग भी गली मोहल्ले के चुनाव में भी आ गए। तो उन्होंने ये बयान दिया था कि ये हमारे लिए हर चुनाव एक मिशन है क्योंकि भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उस मिशन में दिखा भी 4 से 48 के आप पार हो जाते हैं। 12 गुना सीटें तो आप 2016 में 4 सीटें पर थी भाजपा, वहां से 12 गुना सीटें प्राप्त करके 48 सीटें 49 सीटें में भी पड़ेगा। बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा अब अटैकिंग मोड में है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सफलता पाने के बाद जिस प्रकार से अटैकिंग मोड में भाजपा दिख रही है, अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भी आक्रामक तेवर अपना रही है। अभी से गृह मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में जाकर बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि वहां भी भाजपा की सरकार कुछ खबरें अंदर के पन्नों की भी ले लें, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि दानापुर मंडल की 83 ट्रेनों का समय बदल गया है। यानी कि अगर आप यात्रा पर निकलने वाले हैं और आप ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप संपूर्ण क्रांति, लोकमान्य तिलक सहित कई ट्रेनों की टाइमिंग को एक बार जरूर से खंगाल लें, क्योंकि इसके समय में बदलाव आया है। और एक खबर उसी के साथ ही ले लें कि 14 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। यानी कि 14 दिसंबर को सोमवार का दिन है। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा और इससे पहले साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा था। आपको बता दें तकरीबन 5:20 तकरीबन 5.5 घंटे ये सूर्य ग्रहण का काल होगा जी। तो ऐसे में जो लोग
उन लोगों को बता दें कि इस सूर्य ग्रहण में क्या करना है नहीं करना है वो तो उनको पता ही होगा। जी, जी। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी की खबर आप ले रहे हैं, पटना राजधानी की खबर ले रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण खबर और भी है कि कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पिछले 2 दिनों से तो यहीं पे थे, बैठक उन्होंने लिया और लंबे अरसे के बाद बिहार आए वो। अच्छा। और उनके इस बैठक को एक सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं से बात की, बिहार और झारखंड के कार्यकर्ता मौजूद, स्वयंसेवक मौजूद थे उसमें, और उन्होंने कई कोविड-19 में किस तरीके से उनको काम करना है उसको लेकर निर्देश दिया। हालांकि उन्होंने कोई सियासी मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन ये उनका ये दौरा बहुत अहम, चुनाव के जस्ट बाद उनका ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। इसके अलावा कोई और इसके अलावा आप अगर महत्वपूर्ण अगर देखें तो आज हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अभी T20 सीरीज चल रही है। हालांकि इससे पहले हमें वनडे सीरीज में हार का सामना जरूर करना पड़ा था। 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हम पीछे रहे, लेकिन जिस तरीके से हमने T20 में हमने स्टार्ट किया है, पहला T20 हम जीत चुके हैं और दूसरा T20 आज खेला जाएगा। और एक भारत के लिए दुखद समाचार ये भी है कि रविंद्र जडेजा जो पिछले मैच में हीरो बने थे, वो इस मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके सर में पिछले मैच में चोट लग गया था, जिस कारण से वो नहीं खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो उनके कप्तान एरन फिंच है, उनके खेलने पे संशय की स्थिति बनी हुई है। तो देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, और भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हमेशा से ही कांटे का रहा है और बहुत ही रोमांचक भरा रहता है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण, और उसके बाद टेस्ट सीरीज का भी आगाज होगा। बिल्कुल, तो टेस्ट सीरीज का आगाज होगा और हम अपने आगाज को जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक की तमाम बड़ी अखबारों के साथ साथ बड़ी खबरों से रूबरू कराए आपको, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।